हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी दृश्यम 2 को। इस मूवी की एंडिंग देखकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड किसी को रात के अंधेरे में ड्रग्स बेचने आया था, लेकिन वो आदमी डेविड को पैसे नहीं देता है और इसलिए इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। डेविड उस आदमी का खून कर देता है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस डेविड को खून करते हुए देख लेती है। डेविड यहाँ से भागने लगता है और पुलिस भी इसका पीछा करने लगती है। डेविड यहाँ से भागते हुए पुलिस स्टेशन के पास आ जाता है। पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण यहाँ पर कोई नहीं होता है। डेविड यहाँ पर एक विजय नाम के आदमी को देखता है जो पुलिस स्टेशन में गड्ढा खोद रहा होता है। डेविड यहाँ से भागते हुए अपने घर आ जाता है। पुलिस इसे यहाँ पर दबोच लेती है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि विजय के पास अपना थिएटर है और वो मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखता है। इसके बाद विजय घर आ जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके पड़ोस में 2 लोग रहते हैं जो पति पत्नी हैं। ये रोज झगड़ा करती हैं। इस औरत का पति इसे शराब पीकर रोज पीटता है। विजय इन दोनों को शांत करवाता है। यह औरत विजय की पत्नी यानी नंदिनी की अच्छी दोस्त होती है और यह नंदिनी के घर पर अक्सर आती जाती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय एक फिल्म बनाना चाहता है और उसने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली होती है, लेकिन विजय को इस फिल्म की एंडिंग अच्छी नहीं लगती है। इसलिए विजय एक डायरेक्टर जिसका नाम मुराद अली है उसके पास जाता है और उसे अपनी पूरी फिल्म की कहानी सुनाता है और पूछता है कि इस फिल्म की एंडिंग किस प्रकार करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी उससे मिलने समीर के पिताजी यानी महेश देशमुख आते हैं। यह विजय से कहता है कि हमें हमारे बेटे की लाश दे दो ताकि हम उसकी अस्थियों के साथ विधि कर सकें और इसी से मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। विजय कहता है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं और महेश देशमुख यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो जेल से बाहर आ गया होता है और वो एक दिन उसी ढाबे पर खाना खाने जाता है जिस ढाबे पर विजय आया करता है। डेविड ढाबे के मालिक से कहता है कि अगर मेरे लिए कोई नौकरी हो तो मुझे बताना। वो कहता है कि तुम विजय से बात करो, शायद वो तुम्हें कुछ काम दे। विजय उसे कहता है कि तुम अगले हफ्ते मुझसे मिलना। इस वक्त डेविड को यह नहीं पता होता है कि उसने आज से 7 साल पहले विजय को ही पुलिस स्टेशन में लाश गाड़ते हुए देखा था। समीर की मां समीर को अभी तक नहीं भूल पाई थी और वो हर हाल में समीर के कातिलों को सजा दिलाना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विजय फोरेंसिक गार्ड से दोस्ती करता है। दरअसल फोरेंसिक गार्ड एक्टर बनना चाहता है और विजय उसे कहता है कि मैं अपनी फिल्म में तुम्हें हीरो का रोल दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर विनायक के पास आईजी ऑफिसर का कॉल आता है और वो अपने साथ गाय तोंडे जो 7 साल से सस्पेंड है उसको लेकर आईजी के घर आ जाता है। गोवा का नया आईजी ऑफिसर काफी चालाक होता है। इसका नाम तरुण होता है। यह विजय के केस को लेकर काफी सीरियस होता है क्योंकि विजय की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बेइज्जती हुई थी। गाय तोंडे तरुण से पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तरुण कहता है कि इकलौते तुम ही हो जो विजय के बारे में सही थे। तभी यहाँ पर मीरा देशमुख आ जाती है। वो कहती है कि अब हमारे पास सबूत है। मीरा देशमुख यहाँ पर जेनी और शिव कुलकर्णी को बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी और शिव पुलिस ऑफिसर है और वो विजय की फैमिली पर नजर रखने के लिए उनके पड़ोसी बनकर रह रहे थे। इन्होंने विजय के घर पर रिकॉर्डिंग माइक भी लगा रखा होता है। जेनी और शिव इन लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें विजय की पत्नी कह रही होती है कि विजय ने दूसरे ही दिन लाश को कहीं छुपा दिया था। यह सुनकर तरुण अंदाजा लगाता है कि विजय ने 2 अक्टूबर की रात को बॉडी को कहीं दफनाया होगा और इतनी देर में विजय अपने घर के 45 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। तरुण अब विजय के घर के 45 किलोमीटर की दूरी में छानबीन करना शुरू करता है। पुलिस दूध वाले और अखबार वाले से पूछताछ भी करती है लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि तरुण विजय के घर जाता है। पुलिस को देखकर विजय की फैमिली पूरी तरह से डर जाती है। तरुण इन सबको डरा देखकर समझ आता है कि यह हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद तरुण यहाँ से चला जाता है। जब विजय घर आता है तो नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि तुमने सेम की बॉडी को कहाँ छुपाया है, क्योंकि जब भी हम पुलिस को देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस को सेम की बॉडी न मिल जाए। विजय नंदिनी को नहीं बताता है कि मैंने सेम की बॉडी को कहाँ छुपाया है। इसके बाद विजय इंस्पेक्टर विनायक के पास जाता है और कहता है कि आप इस तरह बिना किसी की परमिशन के हमारे घर में नहीं घुस सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आसपास के लोगों से डेविड को पता चलता है कि विजय पर खून का इल्जाम है। उसने 3 और 4
अक्टूबर 2014 की रात को बॉडी को कहीं छुपा दिया था। इसके बारे में अगर कोई पुलिस को जानकारी देगा तो पुलिस उसे 5 लाख का इनाम देगी। यह सुनकर डेविड को याद आता है कि उसने उस रात विजय को ही बॉडी छुपाते हुए देखा था। डेविड अब सीधा आईजी ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहाँ छुपाया है, मुझे इसके बदले में 25 लाख रुपए चाहिए। सैम की माँ मीरा देशमुख डेविड को 25 लाख रुपए दे देती है। डेविड बताता है कि मैंने उस रात विजय को इसी पुलिस स्टेशन में बॉडी को गाड़ते हुए देखा था। यह सुनकर पुलिस चौंक जाती है और वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन की खुदाई शुरू कर देते हैं। पब्लिक को पता न चले इसलिए पुलिस स्टेशन को कवर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ विजय और उसकी फैमिली को पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। विजय पुलिस स्टेशन पर नजर रखना शुरू कर देता है और वो देखता है कि पुलिस को सैम की बॉडी मिल गई है जो अब कंकाल बन चुकी है। पुलिस विजय और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाती है पर विजय पुलिस को कुछ नहीं बताता है और पुलिस विजय के सामने ही उसकी फैमिली को टॉर्चर करने लगती है। विजय कुछ भी सहन कर सकता है लेकिन अपने परिवार को इस हालत में नहीं देख सकता है और वो पुलिस को सब कुछ सच बता देता है। पुलिस उसके बयान को रिकॉर्ड कर लेती है। विजय यह नहीं बताता है कि उसकी बेटी ने सैम की हत्या की थी। वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। मुराद अली को न्यूज के जरिए विजय के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत तरुण से मिलने आता है। मुराद अली तरुण को बताता है कि विजय से मेरी पहली मुलाकात 2016 में हुई थी। विजय एक फिल्म बनाना चाहता था। उसने मुझे अपने फिल्म की कहानी बताई। उसकी कहानी वाकई में दमदार थी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने कहानी लिखना शुरू की पर उसने एक शर्त रखी कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार नहीं हो जाती है तब तक हम फिल्म बनाना शुरू नहीं करेंगे। उसकी कहानी यह थी कि एक राम नाम का मिडिल क्लास का आदमी है जिसका यतीन नाम का एक बेटा है। उसको वो बहुत प्यार करता है। एक रात यतीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। वहाँ पर एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लगता है। यतीन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। यह लड़का एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा होता है। यह लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतीन का पीछा करने लगता है और उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और गलती से यतीन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। जब राम घर आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा लाश के पास बैठा रो रहा होता है। राम सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम को याद आता है कि उस बिल्डर की एक बिल्डिंग में काम चल रहा होता है और राम उस बिल्डर के बेटे की लाश उसी की बिल्डिंग में गाड़ देता है। राम को पता था कि एक न एक दिन पुलिस लाश को ढूंढ लेगी, इसलिए राम अपने बेटे को बचाने के लिए वो ऐसे सबूत इकट्ठा करता है जो उसके खिलाफ हो और पुलिस को लगे कि उसी ने उस लड़के का कत्ल किया है। मुराद अली बताता है कि इस फिल्म की एंडिंग हम दोनों को ही पसंद नहीं थी और इसलिए यह फिल्म अब तक बनाई नहीं गई। विजय को इस बात का डर था कि कहीं उसकी कहानी चोरी न हो जाए और इसलिए उसने इस कहानी को किताब के रूप में पब्लिश करवा दिया और यह किताब मेरे नाम से पब्लिश हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है और वो अपने बयान से नकारते हुए कहता है कि यह बयान मुझसे जबरदस्ती लिया गया है। विजय की वकील कोर्ट में दृश्यम नाम की एक किताब को दिखाती है और कहती है कि पुलिस ने इसी किताब से कहानी को चुराया और वही विजय से जबरदस्ती बुलवाई है। अब कोर्ट में एक और बात निकलकर सामने आती है कि वो बॉडी सैम की नहीं है। मुराद अली कहानी की एंडिंग बताने लगता है। दोस्तों, यह कहानी केवल कहानी नहीं है, यह विजय की सच्चाई है। हीरो को पता था कि एक न एक दिन पुलिस को लाश मिल जाएगी और इसलिए हीरो अपनी आगे की चाल चलना शुरू करता है। हीरो अब एक ऐसी लाश की तलाश करता है जिसकी कद काठी उम्र सैम जितनी हो और एक दिन हीरो की तलाश खत्म होती है और उसे वो लाश मिल जाती है। उसके परिवार वाले लाश को कब्रिस्तान में दफना देते हैं और अब हीरो उस आदमी से दोस्ती करता है जो उस कब्रिस्तान में काम करता है। हीरो उस आदमी की हर तरह से मदद करने लगता है ताकि उसका विश्वास जीत सके। हीरो अब कुछ दिनों तक इंतजार करता है ताकि उस लाश का कंकाल बन सके और एक दिन वो आदमी हीरो को मना नहीं कर पाता है और वो उस लाश का कंकाल निकालकर हीरो को दे देता है। इसके बाद इस कहानी का हीरो यानी विजय यह पता लगाता है कि अगर पुलिस को सैम की लाश मिल जाती है तो इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी और विजय को पता चलता है कि पुलिस लाश को मेडिकल कॉलेज ले जाएगी। वहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट पता लगाता है कि मरने वाले की उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है और जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तो फिर लाश को DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और यह सब काम दिन में होता है। विजय अब उस मेडिकल कॉलेज के गार्ड से दोस्ती
मस्ती करता है। विजय रात को मेडिकल कॉलेज में जाता है और वहाँ पर उस गार्ड को शराब पिलाता है और मौका देखकर सैम की लाश को बदल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। जब विजय कोर्ट से बाहर निकलता है तो सैम की फैमिली वहीं खड़ी होती है और विजय उनसे नजरें नहीं मिला पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय सैम के कंकाल को एसिड से जला देता है और फिर उसकी अस्थियों को एक चिट्ठी के साथ सैम के घर के आगे रख देता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपने जो मुझसे मांगा मैं आपको दे रहा हूँ, पर आपसे एक विनती है कि आप मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि सैम के माता पिता सैम की अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं। सैम के पिता उसकी माँ को समझाते हैं कि जो होना था वो हो गया, हमें सब कुछ भूलना होगा। हम सोच रहे थे कि हम विजय पर नजर रख रहे हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि विजय हम पर नजर रख रहा था। यहीं पर हम विजय को देखते हैं जो इन लोगों को दूर खड़ा देख रहा होता है। अब विजय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अब हमें मूवी के लास्ट सीन को दिखाया जाता है जिसमें विजय कहता है कि हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो जो उसके अंदर होती है, दूसरी वो दुनिया जो उससे बाहर होती है और तीसरी दुनिया वो जो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। मेरे लिए मेरी फैमिली ही वो दुनिया है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर कोई चाहे मुझे मतलब ही कहे या खुद गर्जे। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।